नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड की जनता के लिए सीएम ने दी खुशखबरी। मिनी लॉकडाउन में दी ढील देने के संकेत। अनलॉक के प्रारूप को लेकर मांगी गई राय। भोजपुर में घर में सो रहे किसान की गोली मारकर की गई हत्या। दलान में सो रहा था किसान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज में तेज बारिश के साथ जल निकासी की समस्या। लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। राज्य में कई चीजों में दी गई ढील। 25% कर्मियों के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ाया है। वहीं बिहार में अब लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल के साथ साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन की गाइडलाइंस में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी कार्यालय 25% कर्मियों के साथ खोले जाएंगे, लेकिन निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों को 4 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी दुकानों को अल्टरनेट बेसिस पर खोला जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी फैसला करेंगे कि किस क्षेत्र की दुकानें कब खुलेंगी। जरूरी चीजों की दुकानें हर दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए खोली जाएंगी। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक दुकानें भी शामिल हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के लिए खुशी की खबर सामने आई। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील देने के संकेत दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर आम लोगों से राय मांगी है कि अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। ऐसे में अनलॉक किस तरह का होना चाहिए जिससे जीवन और जीविका का सामंजस्य बना रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि जन सहयोग से राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और आप सभी ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान काफी सहयोग किया। उनका ध्यान जीवन और जीविका दोनों पर है, इसलिए सीएम हेमंत सोरेन ने आम लोगों से ट्विटर पर राय मांगी है, जिससे सरकार उन सुझावों के अनुरूप फैसला ले सके। बढ़ते आगे और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल का एसडीओ संजय कुमार ने निरीक्षण किया। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने दूसरे डोज में काफी लापरवाही होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोविड नोडल पदाधिकारी को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रसव केंद्र और बेड टू बेड ऑक्सीजन व्यवस्था का भी जायजा लिया। बता दें कि एसडीओ संजय कुमार ने इस दौरान बताया कि किसी भी कीमत पर टीकाकरण अभियान की गति रुकनी नहीं चाहिए और टीकाकरण में तेजी लाने के साथ साथ आम लोगों से इस दौरान उन्होंने अपील भी की कि टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें और दूसरों की नहीं तो कम से कम अपनी जान की सुरक्षा जरूर करें। ये राजगीर अनुमंडल अस्पताल में टीकाकरण का निरीक्षण किया गया। उद्देश्य था कि लोग अधिकाधिक संख्या में सेंटर पे पहुंच रहे थे टीकाकरण के लिए। तो अभी तक राजगीर अनुमंडल अस्पताल में 19,690 लोगों ने टीका ले लिया है। हालांकि सेकेंड डोज लेने में अभी लोगों को जो आ रहे हैं तकरीबन 5,000 लोगों ने लिया है। और साहिबगंज में कोरोना से रोकथाम के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए आज उपायुक्त रामनिवास यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, साथ ही दिव्यांग लोग जो टीकाकरण केंद्रों पर आने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए विशेष सुविधा का शुभारंभ जिला स्तर पर किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए
वरिष्ठ नागरिक और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को घर घर जाकर टीका लगाने की सुविधा दी जा रही है। के पीछे क्या सरकार की मंशा है और इससे कितने लोगों को, किस प्रकार के लोगों को लाभ मिले? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर झारखंड सरकार द्वारा मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। हमारे जिले में हम लोगों ने आज से करी है। सभी प्रखंड में इस तरीके की मोबाइल वैन लोगों के घर घर जाएगी। इसमें बेसिकली जो सरकार का जो उद्देश्य है और माननीय सीएम का जो इसमें विजन है वो ये है कि जो भी निःशक्त जन है, फिजिकली चैलेंज है, सीनियर सिटीजन्स है जो मोर देन 70 और 80 ईयर्स के हैं, उन लोगों को घर घर जाकर उनको वैक्सीन सेंटर पे नहीं आना पड़े। बढ़ते आगे, जहां कोरोना महामारी और तूफान ने किसानों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। खबर शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड के सुजाबल गांव की है, जहां की किसान प्याज की खेती पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। यही उनके परिवार का भरण पोषण का माध्यम है। लेकिन इस साल यास तूफान और 1.5 सालों से झेल रहे लॉकडाउन की वजह से इन किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल इस साल किसानों ने इस आस में प्याज की खेती की थी कि ज्यादा मात्रा में अगर हम खेती करेंगे तो 1.5 साल से झेल रहे लॉकडाउन की मार से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी। लेकिन यास तूफान ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्याज की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब किसानों की आशा बिहार और केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। इस संबंध में कृषि पदाधिकारी शिवदत्त सिन्हा ने बताया कि फसलों की क्षति हुई है। कृषि समन्वयक को क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। आकलन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद किसानों को उनकी क्षति का मुआवजा मिल जाएगा। और खलारी थाना क्षेत्र के धमधिमिया में ई टाइप कॉलोनी स्थित सीसीएल कर्मी परमेश्वर महतो के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। पुलिस ने मौके से 2 गोली के खोखे भी बरामद किए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि रोहिणी परियोजना में काम कर रहे परमेश्वर महतो और उनके परिवार के अन्य सदस्य रांची गए थे। उनके घर पर बस एक छोटा बेटा ही था। 2:30 बजे गोली की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद युवक घर में ही बैठा रहा। उसके बाद अपने रिश्तेदारों को फोन कर बुलाया और पूरे मामले की सूचना इस दौरान पुलिस को भी दी गई। वहीं खलारी पुलिस ने सुबह पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घर के दरवाजे और खिड़की पर 2 गोलियां चलाई हैं। तो खलारी की ये तस्वीर, जहां सीसीएल कर्मी के घर पर गोली चली। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घर के मुख्य दरवाजे और खिड़की पर 2 गोलियां चलाई हैं। और सुपौल सदर बाजार में उस दौरान अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लगी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक रिक्शा वाले पर लाठी चला दी। आरोप है कि लाठी लगने से रिक्शा चालक घायल हो गया। जैसे ही रिक्शे वाले के साथ पुलिस की पिटाई की बात आसपास के तमाम ठेले और रिक्शा चालकों में फैली, सभी ने पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलकर सड़क जाम कर दी। जानकारी मिली है कि इसके बाद पुलिस जाम हटाने आई तो उस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस के वाहन को भी तोड़ दिया गया। वहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेशन चौक पर पहुंचा। इस बीच सदर एसडीओ मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नहीं है, ये मुख्य जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं, बंद कराते हैं। इसी बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर्स हैं उनके साथ झड़प हो गई थी और कोई भी बात नहीं है। मारपीट वाली घटना नहीं हुई थी, तो उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है। हमले की पहले की तैयारी थी, कोई पत्थर बरामद हुए? ऐसा देखिए, जो अभी हम लोग देखें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था। ये तो अचानक ये सारी बात हो गई। जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहा सुनी के पड़ गई बात। पुलिस था यहाँ पे खड़ा था, आया पुलिस वाला सरकार जीत गया। क्यों मारा आपको? पुलिस वाला मारा, पुलिस वाला वैसे में खड़ा था, वहां आया। कौन पुलिस मारा?
गोली मारा यहीं से मारने के बाद क्या बोला, हॉस्पिटल जाओ? हाँ बोला हॉस्पिटल जाओ। पुलिस का नाम जानते हैं? नहीं नाम नहीं जानते। गाड़ी का नंबर है? गाड़ी का नंबर बाइक नंबर जानते हैं क्या है? 0719 है। और अब बात भोजपुर की करेंगे, जहां घर में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि जिले के संदेश थाना क्षेत्र के बडीहा गांव में हथियारबंद अपराधियों ने घर के दलान में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की छानबीन भी की जा रही है। बता दें कि मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि रात में खाना खाकर सब लोग सो गए थे, जबकि उसके घर के दलान में सोए थे। सुबह जब वो दलान में मवेशी को खोलने गया तो उसने देखा कि उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। डेट लेता है सर। क्या कैसा मामला था? मामला था मर्डर हुआ था सर। कहाँ पे मर्डर हुआ था? संदेश थाना बडीहा ग्राम पड़ता है सर। क्या गोली लगा हुआ था? हाँ गोली लगा। कब मालूम चला आप लोग को? हमको सब इलाका में सूचना संग्रह करने के लिए घूम रहे थे। उसी क्रम में 6 बजे 5:30 बजे लगभग सूचना हमको मिला। तो सूचना मिला तो हम बाबा को बताएं, तो बाबा आए तो प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजे। और इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का। बात अब औरंगाबाद की करेंगे, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि इलाके के NH2 पर रानीगंज के पास कार और बाइक की भी जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीर देखते हुए औरंगाबाद सदर अस्पताल सभी को रेफर कर दिया है। वहीं सभी घायलों की पहचान जमहोर थाना क्षेत्र के मेदन गांव निवासी के रूप में की गई है। रानीगंज से हुआ था, 4 मात्र मेदन गांव के रहने वाले अपना बुआ के पास आए थे। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए। क्या नाम उनका? और अब बात वैशाली के सदर अनुमंडल के लालगंज की करेंगे, जहां चक्रवाती तूफान के चलते लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तेज बारिश के बाद अब जल निकासी की समस्या भी सामने आ गई है। इसको लेकर मधुसूदन पकरी में लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके चलते काफी देर तक लालगंज भगवानपुर रोड में आवागमन बाधित रहा। लोगों का कहना है कि भारी बारिश के चलते 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और लातेहार के महुआडांड में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। महुआडांड प्रखंड के हामी पंचायत में हाथी ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे धान और अन्य सामग्री भी खा गए। जानकारी के मुताबिक ये मकान
मगनू ब्रिज्जा का था। अब पीड़ित ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। इन मनचलों की करतूत से सभी परेशान हैं। रांची की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर मनचले सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं पुलिस की नाकामी देख आमजनों ने ही इन्हें सबक सिखाने का बीड़ा उठा रखा है। ताजा मामला राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर दुर्गा मंदिर के पास का है, जहां कुछ दिनों से एक युवक लोगों को परेशान कर रहा था। वह युवक नशीले पदार्थ का सेवन कर नशे की हालत में आसपास की महिलाओं और युवतियों के साथ लगातार छेड़खानी किया करता था। उसकी इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी करतूत बंद नहीं हुई, जिसके बाद शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिससे परेशान होकर इलाके के लोगों ने खुद ही उसकी पिटाई कर दी। हालांकि बाद में युवक मौके से फरार हो गया। कहाँ रहता है मुझे वो नहीं पता है। मैं पुणे से MBBS कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं पुलिस का भी आया हूँ। ये लड़का यहाँ पे 2-3 दिन मैं देखा उसको। यहाँ लड़का आया था, नशा डेंड्राइट पी के सिर्फ नशा कर रहा था, और वहाँ तक ठीक था, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो आके मेरी मम्मी में दीदी लोग को नशा करके छेड़खानी का इशारा कर रहा था। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ सर, मैं आ गया उसको पीटने के लिए, और सर आ गया उसका पूरा पुलिस के पास ले जाऊंगा, वो भाग गया सर। और सदर बाजार के स्टेशन चौक पर सुपौल प्रशासन ने सड़क से अतिक्रमण हटाने की सख्त पहल शुरू कर दी है। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए दर्जनों दुकानों को JCB से हटाकर नगर परिषद के हवाले भी कर दिया गया। मौके पर मौजूद SDO मनीष कुमार ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करने के चलते बाजार में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जिसे लेकर बार बार सूचना देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा सड़क पर लगाए गए अवैध दुकानों को नहीं हटाया जाता। ऐसे में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम दुकानों को जो अवैध रूप से सड़क किनारे लगी हुई थी, उन्हें सख्ती से खाली कराया। इस दौरान लॉकडाउन का पालन करवाने पर पुलिस से रिक्शा और ठेला चालक भी भिड़ गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक रिक्शा चालक घायल भी हो गया। SDO के पहल के बाद मामला शांत हुआ। देखिए, ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि मुख्य सड़कों पर फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को बाधित कर दिया गया है। आम जनता से शिकायत आ रही है। उन लोगों को पूर्व में सूचना काफी दिन से हम लोग प्रत्येक शनिवार को भी आंशिक रूप से हटाते आ रहे थे। अगर कुछ सूचना पहले भी दिया गया था, उनको अपने अपने सुरक्षा से हटा दिए। जो लोगों ने नहीं हटाया था उनको हम हटा करके नगर परिषद के द्वारा जब्त करा दे रहे हैं। सर, ये तो पहली बार ऐसा है। और अगली खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां डांस के दौरान फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि विक्रमगंज के धारूपुर गांव में एक शादी समारोह में डांस के दौरान एक युवक द्वारा खुलेआम फायरिंग की जा रही है, और ये वीडियो सामने आने के बाद रोहतास पुलिस सक्रिय हो गई और फायरिंग करने वाले युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गांव में भी छापेमारी की। वहीं जिस व्यक्ति के घर में शादी समारोह था, उससे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बारबालाओं के बीच एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं फायरिंग करने वाला युवक ने खुद अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फायरिंग का वीडियो भी पोस्ट किया है। इसके बाद पुलिस सख्ते में आई। वहीं बता दें कि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि का सही नहीं करता। इस वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां शहर के गुलाब बाग सिनेमा हॉल रोड स्थित महादलित टोला में रविवार को उस दौरान बवाल हो गया जब सदर विधायक विजय खेमका के बॉडीगार्ड ने अनिल राम नाम के एक महादलित युवक को थप्पड़ मार दिया। दरअसल विधायक महादलित टोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को रेडियो पे सुनने गए थे। जब पीएम के मन की बात खत्म हुई तो स्थानीय युवक अनिल राम विधायक से मोहल्ले में जल जमाव की समस्या से बातचीत करने पहुंचे। अनिल राम के दिल की बात विधायक के से ज्यादा उनके बॉडीगार्ड को नागवार गुजरी और सभी के सामने बॉडीगार्ड ने अनिल को थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद आक्रोशित लोग हंगामा करने लगे तो विधायक घटना स्थल से रफूचक्कर हो गए।
तो पूर्णिया की ये खबर, जहां विधायक के बॉडीगार्ड ने युवक को थप्पड़ मारा। आपको बता दें कि विधायक महादलित टोला में रविवार को गए थे, उस दौरान बवाल हो गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने विधायक उस जगह पहुंचे थे, जहां स्थानीय निवासी ने विधायक को आम जनताओं की समस्या से अवगत कराने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक के बॉडीगार्ड ने इस युवक को थप्पड़ मार दिया। वहीं जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो विधायक मौके से रफू चक्कर हो गए। लगभग जगहों पर जो है ये कार्यक्रम आज मनाया गया, उसी के तहत जो गुलाबबाग महादलित टोला है पुराना सिनेमा हॉल के बगल में, वहां पर हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो चंदन पासवान है, उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था। वहीं पर मैं गया था और कार्यकर्ता प्लस वहां के हमारे महादलित भाई के बीच में बैठ करके 11 बजे से लेकर 11:30 तक हम लोगों ने। और बेगूसराय में दुकानदारों का पुलिस को भगाने का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पुलिस दुकानें बंद कराने के लिए पहुंची थी, तभी दुकानदारों ने पुलिस को भगा दिया। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस लगातार दुकानदारों और व्यवसायियों को निशाना बना रही है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे व्यवसायी पुलिस पर काफी गुस्सा नजर आए। तो बेगूसराय में लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया। आपको बता दें कि दुकानदारों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। दरअसल लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा है, जहां दुकानों को बंद कराने की कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं इस दौरान दुकानदारों का और व्यवसायियों का कहना कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस उन लोगों को निशाना बना रही है। और अब बात सीतामढ़ी की करेंगे, जहां नए एसपी आने के बाद लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी की जा रही है। वहीं सुप्पी थाना प्रभारी प्रमोद प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के अक्ता बागमती घाट से 1149 बोतल नेपाली शराब की बरामद की। हालांकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। वहीं तस्कर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है। लॉकडाउन बिहार में भले ही लागू हो, लेकिन आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अक्सर अपराधी पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि शारदा ज्वेलर्स नाम की दुकान के संचालक के घर से अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद दुकान के संचालक ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कुछ पहले से ऑर्डर दिया हुआ था, तो लेडीज और उनके साथ दो जेंट्स, दो लेडीज दो जेंट्स आए, तो कुछ देर बैठे, बोले कि जरूरी है, तो हम दे नहीं रहे थे, लेकिन कुछ देर बैठे कि नहीं सर बहुत दिन हो गया है, तो सामान हमको दे दीजिए। तो उसके बाद फिर हम चल गए। छोटा भाई आए, वो भी बैठे, तो उनको बहुत जरूरी है, दे दीजिए। तो आधा घंटे के बाद हम आए 8 बजे के लगभग, वो 7:15 में आई थी। हम लोग 8 बजे 8:15 में हम लोग आए, पहले से 2 लगा। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ गर्मी, उसके बाद बढ़ती महंगाई ने बिहार वासियों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम में आई तेजी से परेशान बिहार के लोगों को अब सरसों के तेल की चढ़ती कीमतों ने भी परेशान कर दिया है। राजधानी पटना में सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए से ज्यादा हो गई है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब सरसों के तेल के दाम 200 रुपए के पार चले गए हों। वहीं पटना के बाजार का जायजा लेने पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह। कोरोना से घबराहट है तो दूसरी ओर महंगाई ने भी लोगों के कमर को तोड़ दिया है। जितने भी जरूरी के सामान हैं उनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब सरसों तेल की कीमत 200 के पार चली गई है। इस वक्त हम हैं पटना के दलदली बाजार में। यहाँ आपको तेल की क्या कीमत है सरसों तेल की वो हम बता रहे हैं। देखिए किस तरह मशीनों के द्वारा तेल निकाला जा रहा है। सरसों के को डाल के इससे तेल निकाला जाता है, तेल की पिराई होती है
और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ तस्वीरों में यहां से ही तेल निकालने के बाद इसको ग्राहकों को दिया जाता है और अभी जो कीमत है 200 के पार पहुंच गई है, जिससे आम लोग जो है काफी परेशान दिख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अजय। अच्छा, तेल की कीमत जो है अभी क्या है? 200। एकाएक कितनी कीमतों में? 3-4 महीने से बढ़ा हुआ है। क्यों, इसका वजह क्या है? वजह अब ऊपर में माल ही नहीं आ रहा है और लोकल तेल भी तुम बहुत महंगा हो गया। इंजन जो कंपनी वाला था वो भी 200 पार है। अच्छा, सरसों जो बिहार में आता है वो कहाँ से आता है? बिहार का ही प्रोडक्शन होता है या बाहर से? यूपी से आता है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आता है। तो मतलब अभी जो ग्राहक जो खरीदारी कर रहे हैं उनके संख्या में कमी आई है कि बरकरार है? बरकरार है। तो ये रेट कब तक इसी तरह रहने की संभावना है? क्योंकि अब ऊपर में माल आके सही से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा पहले वाला स्थिति। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन नाम हुआ। अच्छा, तेल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है घर चलाने में? देखिए दिक्कत तो है, बट इसमें अब सभी ब्रांड में बढ़ गए हैं, तो अब लेना तो मजबूरी है। आदमी खाना तो छोड़ेगा नहीं, लेना तो पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग को सरकार से उम्मीद थी कि महंगाई इतना बढ़ जाएगी? एक और कोरोना का भी कहर है, दूसरी ओर महंगाई भी। देखिए इसमें सरकार कोई भी रहेगी, सरकार जो रेट बढ़ी है पूरे ऑल ओवर देश में बढ़ी है, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकता है। अगर चाहे तो बिहार सरकार भी नहीं करेगा, राज्य सरकार तो जो भी है सेंट्रल से भरा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करेगा। हमारे साथ कुछ और ग्राहक उनसे बात करेंगे। सर, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 7 न्यूज। नमस्कार।